नाम है मूविंग कॉइल, मतलब इसका कॉइल घूमता होगा। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर तुम 10th में पढ़ोगे। इट डिटेक्ट द करंट, जांच करता है कि करंट है कि नहीं। कैसे? थोड़ा सा भी अगर करंट रहेगा तो उसका कांटा हिल जाएगा और बताएगा कि करंट है। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पे भी ये डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये क्या है? द डिवाइस which is used to detect मतलब जांचना, to detect and measure the small current। सुन लो, ये करंट को नाप नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एमीटर का जो मीटर होता है, मतलब ये स्केल, वो बहुत छोटा होता है, मिली में होता है। मतलब ये 0 से लेकर के 1 एम्पियर तक ही रहता है या उससे भी कम रहता है। तो मान लो कहीं भी 1 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो ये नाप पाएगा क्या? नहीं, इतने में इसका कांटा खत्म हो जा रहा है। एकदम छोटा करंट 0.1 0.2 वो नाप लेगा, पॉइंट में नाप लेगा। इसीलिए हमने क्या बोला? स्मॉल करंट को मेजर करता है, बाकी डिटेक्ट सबको करेगा। कैसे? मान लो 50 एम्पियर गया, 100 एम्पियर गया, तो कांटा कट से घूम के यहाँ 1 पे आके रुक जाएगा, तो 1 को तोड़ के तो नहीं भागेगा। तो जब ये हिल गया तो हम क्या समझ जाएंगे? करंट है उधर। तो कहीं भी डिटेक्ट करना है कि करंट है कि नहीं, तो ये यूज होता है। और मेजर करने के लिए एम मीटर। क्यों? क्योंकि एम मीटर का जो रीडिंग चालू होता है वो 10 एम्पियर, ऐसे देखो यहाँ 20। अब मान लो 0.1 है, तो यहां से यहां तक 10 एम्पियर के लिए इतना हिलना है। मान लो 10 एम्पियर के लिए 20 डिग्री हिलना है। 10 एम्पियर के लिए कांटा 20 डिग्री घूमता है, तो 1 एम्पियर के लिए कितना घूमेगा? 20 डिवाइड बाई 10, 2 डिग्री। अब 0.1 के लिए कितना घूमेगा? 0.2। तो उतना तो पता ही नहीं चलेगा कांटा हिला कि नहीं हुआ। अपने को पता चलेगा क्या? नहीं। इसमें क्या है? 0.1 0.2 ऐसे रहता है, तो 0.1 के लिए भी हिलेगा। 0.1 से कम रहेगा तो भी थोड़ा हिलेगा ना। तो एकदम छोटा सा छोटा करंट पर भी ये हिलेगा जरूर कांटा इसका, तो हम पता कर सकते करंट बन रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर डिटेक्ट के लिए होता है। डिटेक्ट यानी जांच करना कि करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, करंट है कि नहीं उस जगह पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एकदम स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल कल जो पढ़ाए थे वही है। प्रिंसिपल यही है कि जब एक कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कल पढ़े थे ना, जब एक ऐसे कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो गोल गोल घूमने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाता है? टॉर्क। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है। व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल is placed in magnetic field, when a rectangular coil is placed in magnetic field, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैंने करंट कैरिंग कॉइल, करंट छूट गया, करंट कैरिंग कॉइल, करंट वाला वायर placed in magnetic field, magnetic field apply torque on it। कितना टॉर्क लगाती है मैग्नेटिक फील्ड बताइए? एन बी आई ए साइन अल्फा। अल्फा किसके बीच का एंगल था याद है? फिर से बता दे रहे, कॉइल के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल पे जो नॉर्मल था उससे और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल याद है? चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, बनावट कैसा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए तो होता क्या है इसमें, ध्यान से समझना। इसमें ऐसा होता है कि एक मैग्नेट, एक कॉइल रहता है, देखो एक बीच में कॉइल रहता है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा।
देखिए तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ा समझ लिया ध्यान से। इसमें क्या होता है कि इंसुलेटेड कॉपर का बहुत सारे वायर है जो रेक्टेंगल के फॉर्म में लपेटा है। ये देखो हमने यहां से चालू किया, टुक 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 टुक, बहुत सारा होता है। हम आपको थोड़ा सा दिखाएं, रेक्टेंगुलर क्वाइल बनाना है ना, तो हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे लपेट दिए रेक्टेंगल के फॉर्म में, देख लो। अच्छा, इसको लपेटे हैं तो जो फ्रेम है, जैसे क्वाइल लपेटने के लिए एक फ्रेम चाहिए ना, फ्रेम समझता है ढांचा जिसपे क्वाइल लपेटा जाए, तो फ्रेम जो होना चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। एल्यूमिनियम लिया हमने, नॉन मैग्नेटिक बोला हमने, जो चुंबक में चिपकता नहीं हो, समझ गया, नॉन मैग्नेटिक, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम। अच्छा, उस फ्रेम के अंदर, जैसे फ्रेम जो होगा रेक्टेंगुलर है, खोखला है, खाली जगह होगा, तो फ्रेम के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है, लोहे का डाला जाता है। ठीक है, क्यों, लोहा भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अच्छा मजबूत। इतनी बातें समझ गई। यहां ये एल क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब ये बीच में लोहा रखा हुआ है, ये आयरन का है, उसके ऊपर फ्रेम है, समझ में आ गया, रेक्टेंगुलर फ्रेम पे कॉइल लपेटा हुआ है, देख लो, समझ में आ गया। तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर, कहीं हमने दिखाया होगा कहीं ना कहीं, देखे हो क्या, फ्रेम रहता है, उस फ्रेम पे कॉइल रहता है और उसके अंदर भी कुछ भर सकते हैं हम। तो फ्रेम किसका है, एल्यूमिनियम का, उसके अंदर क्या है, आयरन। सबका अपना अपना काम है, सबका काम बताएंगे। एल्यूमिनियम फ्रेम इसलिए लगाया जाता है कि ईडी करंट लॉस कम हो, आगे पढ़ाया जाएगा, ईडी करंट लॉस कम हो, इसको डैम्पिंग में मदद करता है। और सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए लगाते हैं ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और ये क्वाइल क्यों लगा है, क्वाइल तो तुमको पता है, क्वाइल पे ही टॉर्क लगेगी तो ये घूमेगा। ये पूरा क्वाइल है, इतना बड़ा दिख रहा है, रेक्टेंगल क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे तो एंगल कितना है, 90। देखो अभी ऐसा है तो एंगल कितना है, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और क्वाइल ऐसा रख दिए हैं तो एंगल 90 है, अब ये घूमेगी। ठीक है, यहां पर एक मिरर है। मिरर क्यों है बच्चों, ताकि पता चले बाहर से देख करके कि कितना डिग्री घूम रहा है क्वाइल। मिरर घूमेगा तो उसके साथ साथ लाइट भी घूमेगी। यहां पर ये एच जो है, एच बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है। ये क्या होता है देखो, तो ये एक ब्रोंज का पट्टी होता है, पट्टी, जैसे तुमने देखा होगा मेटल का जो छोटे छोटे पट्टी होते हैं, जैसे मान लो ऐसा एक पट्टी लंबा सा, यहां पर हमने पतला सा पट्टी कनेक्ट कर दिया, रबर जैसा काम करेगा। अब क्या होगा, इसी स्ट्रिप से पूरा क्वाइल लटक रहा है, ऐसा समझो, ये पट्टी में ही पूरा क्वाइल बांध के ऐसे लटका दिया गया, ठीक है, ऐसे, समझ गया क्या। जब देखना ध्यान से, ये चौड़ा है पट्टी, यहां से यहां तक, थोड़ा तुम चौड़ा भी बना लो इसको, इसी में क्वाइल लटक रहा है, ठीक है, यहां पर क्वाइल लटक रहा है और दोनों साइड में मैग्नेट। तो क्या है कि जो क्वाइल है वो इसी स्ट्रिप के बदौलत ऐसे लटक रहा है। अब क्या होगा, यहाँ क्वाइल है, देखो इससे जुड़ा हुआ है, समझना, और क्वाइल घूमने लगेगी, क्यों घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा उसको टॉर्क की वजह से। जब क्वाइल घूमेगी तो इस स्ट्रिप में ऐसा घुमाव उत्पन्न होगा, क्या, देखो तो, उसको टॉर्सन बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, घुमाव क्या बोलते हैं, टॉर्सन। और देखो जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं वापस अपनी जगह पर आ रहा है, तो हम जबरदस्ती कोई घुमा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस क्वाइल को घुमाएगी, टुक 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 टुक, तो ये घूमेगा, टुक 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 टुक, और इससे एक ट्विस्ट उत्पन्न होगा इस स्ट्रिप में, और जैसे ही मैग्नेटिक पावर खत्म होगा ये वापस लाने में मदद करेगा, समझा, ये इसको क्या करने में मदद करेगा, वापस लाने में। फिर जगह उस जगह पे आना चाहिए ना वापस घूम के, जैसे कांटा गया टुक 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 ऐसे नापने, फिर वापस आना चाहिए अपने जगह पे छोड़ने पे। तो देखो यहाँ पर दो वायर जोड़ने का, कनेक्शन देने का टर्मिनल बना है, T1 T2 क्या है, टर्मिनल। यहाँ पर प्लस जोड़ दो, यहाँ पे माइनस, इस कॉइल में करंट चल जाएगा, दिख रहा है ऐसे, करंट चल जाएगा, प्लस माइनस, देखो ना करंट हमेशा कैसे होता है, क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। जैसे ये करंट जाएगा तो कॉइल क्या बन जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें करंट नहीं देंगे तो घूमेगा नहीं, कल पढ़े हो ना भाई, करंट लगेगा, करंट रहेगा तभी क्या लगेगा, फोर्स, करंट नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हो गया थोड़ी सी कहानी कि नहीं क्लियर हो गई, समझ में आ गया सबको। ये स्ट्रिप है, इसमें टॉर्सन क्रिएट होता है। चलिए, और यहां पर लगा होता है कांटा, ये दिख रहा है ऊपर में, ये जो है इसमें कांटा होता है, जितना यहाँ टॉर्सन क्रिएट होगा, जितना यहाँ टॉर्सन क्रिएट होगा उतना कांटा घूमेगा, ऐसा व्यवस्था यहाँ बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए। बनावट कैसा है भाई,
इसके अंदर PQRS कॉयल है। PQRS रेक्टेंगुलर कॉयल, PQRS रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स हैं। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स, ठीक है, बहुत सारे कॉपर के तार लपेटे वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, कॉइल इज वाउंडेड ऑन एल्यूमिनियम फ्रेम, जो कि नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहां लिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का है। दिस कॉइल is suspended with movable by the help of phosphor bronze strip। फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप की मदद से लटकाया जाता है कॉइल को। किसकी मदद से? फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप। ठीक है, यह है फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप, मोटा सा पट्टी, और इसका एक मूवेबल हेड होता है। यह है मूवेबल हेड। ठीक है, चलने वाला हेड, घूम सकता है, वही कांटा को घुमाएगा। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहां लटकाएंगे? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, प्रोड्यूस्ड बाय टू सिलेंड्रिकल मैग्नेट। NS, ठीक है।
रेडियल फील्ड कल हमने पढ़ाया था ना बच्चों, रेडियल फील्ड क्या होता है? रेडियल फील्ड बताओ, कॉपी में देखो, रेडियल फील्ड लिखा होगा तुम्हारे। रेडियल फील्ड जब मैक्सिमम टॉर्क बने, पैरेलल रखे कॉइल को, थीटा 90 डिग्री, थीटा नहीं अल्फा। देखो इधर ये जो लोहे का कोर रखे उससे क्या फायदा है, तो तुम ध्यान से समझना, हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखो ये एक मैग्नेट है तुम्हारा नॉर्थ पोल, ऐसा मैग्नेट है ना, हॉर्सशू टाइप का सिलेंड्रिकल, ऐसा है। ऐसा मैग्नेट क्यों लेते हैं? टेढ़ा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और देखो ये तुम्हारा क्वाइल है रेक्टेंगल, थोड़ा सा समझना ध्यान से। क्वाइल तो तुम्हारा रेक्टेंगल है, ऊपर से कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा। तुम देखो ना, ये रेक्टेंगल है ना जी, क्वाइल तुम्हारा ऐसा है चपटा, क्वाइल गोल नहीं है। ये देखो ऐसे, तो तुम ऊपर से देखोगे रेक्टेंगल चीज को, ऐसा पतला सा लाइन दिखेगा, और इसमें ऐसा गोल, जैसे ये बॉटल है, ध्यान समझना, ये बॉटल है, ये बॉटल में ऐसे छेद करके ये पे रेक्टेंगल डाल दो फाड़ के बीच से। समझ में आ गया? इमेजिन कर लिए, ये बॉटल गोल वाला, अंदर में लोहे का कोर होगा, छोटा सा रहता, बहुत बड़ा नहीं रहता। उसके ऊपर एक फ्रेम लगाया इन्होंने। किसका फ्रेम लगाया? रेक्टेंगल का। ये बॉटल ले लो और इसके ऊपर एक ऐसा फ्रेम लगा दो, रेक्टेंगल होना चाहिए, एक ही, बहुत सारा नहीं रहता इसमें, और उस पे क्वाइल लपेट दो ऐसे 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 ढेर सारा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? तो ये अब इससे क्या फायदा हुआ, ये क्यों डाले इन्होंने? तो इससे फील्ड रेडियल रहता है। देखो ध्यान से, तो ये आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल हो गया PQRS। और उसके बाद इसमें अपन डाले हैं ये वाला, देखो गोल लोहे का, ठीक है, ये लोहे का गोल हमने डाल दिया। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो ये साउथ पोल है, अब यहां से कोई भी फील्ड लाइंस निकलेगा तो इससे होके ही यहां जाएगा ऐसे। और लोहे की एक खास बात है, तुमको आगे पढ़ाई जाएगी, ये फील्ड लाइंस को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक यानी जिसको मैग्नेटिक फील्ड से बहुत प्रेम है, वो फील्ड लाइन को अपनी तरफ खींचता है। तुम पढ़े हो दो प्रकार का मटेरियल, पारा और डाई। डायमैग्नेटिक क्या होता है? रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट, और फेरो बहुत हाईली अट्रैक्ट। तो ये लोहा का बनाने का ही मकसद था कि फील्ड लाइंस पूरे अट्रैक्टेड हो जाना चाहिए। देखो ये है रेडियल फील्ड, ये है रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड मतलब जिसमें क्वाइल, सुन लो फिर से, क्वाइल जो हो पक्का पैरेलल हो किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। क्वाइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल फील्ड में मैक्सिमम टॉर्क लगता है। रेडियल फील्ड में कैसा टॉर्क लगता है? मैक्सिमम। ये आपको रेडियल फील्ड है। तो ये जो गोल लोहे का क्वाइल डाले हमने, कोर डाले हैं, वो रेडियल फील्ड क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, रेडियल फील्ड क्रिएट करता है। ये रेडियल फील्ड है, ऊपर से दिख रहे हैं हम लोग, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ये कहां से देख रहे हैं हम लोग? ऊपर से ऐसा। ये गोल, इसमें वो है लोहा और उसके अंदर क्वाइल है। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ गई, आगे बढ़ा जाए। कंस्ट्रक्शन हो गया, अब वर्किंग। एम मिरर है, एम क्या है? मिरर। मिरर का अटैच है ताकि पता चल सके कितना रोटेशन हुआ है। चलिए आगे बढ़े। तो क्वाइल को हम लोग रेडियली प्लेस्ड करे हैं शुरुआत में। क्वाइल को शुरू में कैसे रखे हैं? रेडियली, ऐसे। देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ टू साउथ, क्वाइल ऐसा है, तो एंगल कितना होगा? 90। एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि हम लोग एंगल क्वाइल के किससे लेते हैं? परपेंडिकुलर से। चलिए अल्फा 90, तो ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो अब इसका वर्किंग आएगा, डेरिवेशन भी उसी में साथ में। तो कंस्ट्रक्शन एक बार सुन लिए तो याद रहना चाहिए। डायग्राम याद करो, तो डायग्राम देख के ही कंस्ट्रक्शन निकलता है। वर्किंग सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे ही व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through coil,
जैसे ही कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, देखो मान लो यहां हमने जोड़ दिया वायर और यहां से करंट ऐसे दिया, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे, करंट दौड़ गया कॉइल में, ठीक है। करंट कल भी ऐसे ही था ना, याद करो, ऐसे था तो कौन सा वाइज घूमना चालू करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, याद है, अब ये घूमने लगेगा। देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टॉर्क ऑन कॉइल, ठीक है, टॉर्क लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पे, इस टॉर्क को बोला गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्ट मतलब विचलित करना, घुमाना, यह टॉर्क उसको घुमाएगा। कितना टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग का, यह होगा NBIA sin 90। बोलो ये समझा, sin 90 क्यों, कॉइल को कैसे रखे हैं, रेडियली, कॉइल को शुरुआत में कैसे रखे हैं, पैरेलल भी बोल सकते हो, कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो कल ये भाषा हमने सिखाए थे, जाते जाते सिखा गए थे ना, कॉइल को पैरेलल रखेंगे तो एंगल 90, ठीक है। तो ये टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको बोलते हैं, NBIA। ठीक है, इतनी बातें समझ गई। अब इसमें एक और टॉर्क लगेगा, देखो ये पट्टी, सुनना ध्यान से, ये फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप घूमेगा, जैसे जैसे देखो ये कॉइल टुक 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 टुक, थोड़ा समझना, ये कॉइल पूरे कॉइल को लटकाया गया है इस पट्टी से, यहाँ पे इससे जुड़ा है, समझो वेल्डिंग है, ये बोतल इसमें वेल्ड कर दो। अब बताओ क्या होगा, अगर ये वेल्ड है, बोतल घूमेगी तो ये भी घूमेगा साथ साथ, इसमें एक मोड़ उत्पन्न होगा, इस मोड़ को हम लोग बोलते हैं टॉर्सन, क्या बोलते हैं, टॉर्सन, ट्विस्ट, ट्विस्ट टॉर्सन एक ही है। अब देखो जितना ज्यादा डिग्री घूमेगा, मान लो अभी ये 10 डिग्री घुमा तो थोड़ा सा घुमाव उत्पन्न हुआ, और मोड़ो और ज्यादा, और मोड़ो, और एक तरह से ये फोर्स क्रिएट करने लगेगा, ये जो बोतल जा रही है उसको रोकेगा, जाना नहीं जाने देना चाहेगा, राइट। और जैसे हम इसको छोड़ेंगे वापस लाएगा, गोल घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। यानी इस पट्टी के वजह से एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है टॉर्सनल टॉर्क। कौन सा टॉर्क, टॉर्सनल, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके एंगल के। फिर से स्प्रिंग पढ़े हो सबने, स्प्रिंग पढ़े होंगे 11th में, क्या पढ़े थे स्प्रिंग में, कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स लगता था स्प्रिंग में, ज्यादा खींचो ज्यादा फोर्स, और ज्यादा और फोर्स, सही है। और इसमें एक कांस्टेंट लगा देते, उसी तरह यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है इसको जब हम घुमाएंगे, जितना ज्यादा एंगल घुमाएंगे उतना ज्यादा इसमें एक टॉर्सन क्रिएट होगा, एक घुमाव क्रिएट होगा, जो इस कॉइल को वापस लाने में मदद करेगी अपने जगह पे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो, व्हेन कॉइल रोटेट, जब कॉइल रोटेट करेगा देन ये जो फास्फोरस का, फास्फोर ब्रोंज, ब्रोंज जानते होगे ना, कांसा, ब्रोंज स्ट्रिप गेट ट्विस्टेड, इसमें एक ट्विस्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, which help the coil to restore देखो रीस्टोर मतलब क्या होता है, वापस आना, रीस्टोर मतलब वापस आना। फिर से देखो ये है, ये घूमा टुक 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 टुक, जैसे छोड़ेंगे ये, जैसे छोड़ेंगे वापस आ रहा है ना, जैसे छोड़ेंगे वापस आ रहा है, तो ये वापस लाने वाला एक तरह का टॉर्क उत्पन्न हुआ, इसके मुड़ने से इसमें एक टॉर्क उत्पन्न हुआ जो इसको कहां लाने में मदद करेगा, वापस लाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, विच हेल्प टू रीस्टोर द कॉइल, जो कॉइल को रीस्टोर करने में उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला सुनो, थीटा इज ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिप
देन रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा तो कितना होगा, टाउ इक्वल टू के इंटू थीटा, जहां पर के कांस्टेंट हो गया। ये समझो, तो टॉर्क किसके वजह से उत्पन्न होता है, घुमाने की वजह से, और के क्या हो गया, कांस्टेंट। जितना ज्यादा एंगल घूमेगा उतना ज्यादा टॉर्क उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा एंगल घूमेगा उतना ज्यादा टॉर्क उत्पन्न होगा। और इस टॉर्क का नाम क्या दिया हमने, रीस्टोरिंग। ये कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग। अब थोड़ा समझना, एक एक चीज ध्यान से समझना और बताना कि ये कॉइल रुकेगी कब। थोड़ा सोचो, हमने एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा ऐसे, इसको सामने वाला धकेल दिया मैग्नेटिक फील्ड ने, ये घूमने लगा, घूमना चालू कर दी। जैसे ही आगे बढ़ी, इसको पीछे की तरफ एक रोकने वाला दुश्मन उत्पन्न हो गया। बराबर, कौन दुश्मन उत्पन्न हो, देखो जैसे ये घूमना चालू हुई, कौन रोकने लगा, ये इसमें जो ट्विस्टिंग आ रहा है वो इसको रोकने लगा। जो टॉर्क का नाम क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। बट अभी भी ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। क्यों, आगे जाने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। एक जगह रुक गया, बताओ कब रुकेगा, सोच के बताओ कब रुकेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। जैसे इसमें दो टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क जो इसको आगे की तरफ घुमा रही है और एक टॉर्क जो पीछे की तरफ खोज के रोकना चाह रही है। तो रुकेगा कब, कॉइल रुकेगा कब, कॉइल जैसे हम बॉल फेंक दिए जमीन में, तो बॉल फेंकते हो जमीन पे तो फ्रिक्शन रोकते रहती है, तो बॉल कब तक जाते रहता है आगे, जब तक मेरे द्वारा लगाए गए फोर्स क्या हो, ज्यादा। और जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स और वो दोनों बराबर हो गए, बॉल का हो गई रेस्ट। बराबर है कि नहीं। तो उसी तरह ये कॉइल के साथ भी होगा। इसको आगे धकेलने वाली टॉर्क कौन सी है, डिफ्लेक्टिंग। अब पीछे खींचने वाली कौन सी है, रीस्टोरिंग। अब कॉइल रेस्ट में कब आ जाएगा, जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, या बोल दो तुम जब ये रेस्ट में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही रेस्ट होता है फिजिक्स में, नोट कर लिए इतना। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाएगा और यहां से गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट निकालेंगे हम लोग। तो यहां पर एट इक्विलिब्रियम कॉइल रेस्ट में आ जाएगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, घुमाने वाला टॉर्क, इक्वल हो जाए वापस लाने वाले टॉर्क के, रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, NBIA, और घुमाने वाला K थीटा। यहां से आप I का वैल्यू निकाल लो, K अपॉन NBI, सॉरी A। इसको एक कांस्टेंट बोला गया, जी का नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बहुत बार पेपर में आया है, क्या होता है, कितना वैल्यू है, वेयर G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी का वैल्यू कितना है देख लो ध्यान से, K अपॉन NBA। ये पूरा कांस्टेंट है। देखो K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा है, इस पट्टी के हार्डनेस पे डिपेंड होगा K। जितना हार्ड पट्टी रहेगा उतना घुमाना मुश्किल होगा, तो K ज्यादा होगा। क्लियर है। N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहां जो लपेटे हो आपने। B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। A क्या होगा, एरिया, किसका एरिया, कॉइल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, याद है ना। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहां पर एक चीज गौर करो, यहां पे एक चीज गौर करो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ओ मतलब जितना ज्यादा करंट इसमें दोगे उतना ज्यादा एंगल ये घूमेगी। जैसे अब सोचना, ये मीटर है, इसका कांटा घूमता है, तो अभी ये रेस्ट पे है। अब हम थोड़ा सा करंट देंगे, थोड़ा घूमेगी, ज्यादा करंट देंगे, ज्यादा घूमेगी, और ज्यादा देंगे और ज्यादा, यानी कितना एंगल ये ट्विस्ट होगी, घूमेगी, वो किस पे डिपेंड है, करंट पे। देख लो, ये जी तो कांस्टेंट है ना, समझ में आ गया। इस तरह से वो रीडिंग बताएगा अपने को। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई। अंत में लिख लो, इट मीन्स एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। लिख लो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ऐसा लिखो, इट मीन्स द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in galvanometer is directly proportional to the deflection produced in galvanometer is directly proportional to current passes through it, directly proportional to
करंट पासेस थ्रू इट, इससे पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आ गई इतनी बातें समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अब दो तीन छोटे छोटे और डेफिनेशन है सेंसिटिविटी बोल के। ठीक है, इधर ध्यान दो सभी लोग। एक है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी आईएस बोलते हैं। देखो करंट सेंसिटिविटी मतलब 1 एम्पियर करंट देने पे वो कितना घूमा। फिर से सुन लेना, फिर से सुन लो। इधर देखो भाई, सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वैल्यू लेके घूम जाना। तुमको बताया हमने सेंसिटिविटी इसके पहले पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर बताए थे ना। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पोटेंशियल जो नाप सकता था, ये बताया था वहां पे। यहां पर भी वही है। देखो देखो ध्यान से समझना, 1 एम्पियर करंट हमने गैल्वेनोमीटर में दिया, जितना एंगल घूमा वो उसकी सेंसिटिविटी। थोड़ा समझना, जैसे एक करंट, एक एकदम ध्यान से समझना, हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान समझना, आ जाएगा समझ में। देखो मेरे पास 2 गैल्वेनोमीटर है, ध्यान समझ के बताना कौन ज्यादा सेंसिटिव है। हमारे पास 2 गैल्वेनोमीटर है, एक को हमने 1 एम्पियर दे रहा, वो 20 डिग्री घुमा। कितना डिग्री घुमा? 20, 1 एम्पियर पे। दूसरे को हमने 1 एम्पियर दिया, 50 डिग्री घुमा। कौन ज्यादा सेंसिटिव है? दूसरा वाला। क्यों? दूसरा वाला ज्यादा नापेगा। तो 1 एम्पियर पे 50 घुमा है, तो 0.1 पे भी वो कुछ घूमेगा, थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो थोड़ा सा घूम जाएगा। अच्छा, जो 1 एम्पियर पे थोड़ा गया है वो तो 0.1 पे एकदम थोड़ा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा ना। समझ में आ गया? सेंसिटिविटी मतलब जितना छोटा से छोटा वैल्यू वो नाप सके, हमेशा ये डेफिनेशन होता है, भले सामने वाला कुछ भी बोले। फिर से सुन लो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी वो नाप सकेगा दैट इज इट्स सेंसिटिविटी। और वो डिपेंड करेगा कि वो 1 एम्पियर पे कितना ज्यादा एंगल मुड़ रहा। मान लो कोई 1 एम्पियर पे 100 डिग्री मुड़ गया, मान लो, या 50 डिग्री मुड़ गया, तो 1 एम्पियर पे 50, तो 0.1 पे डिवाइडेड बाई 10, 5 डिग्री मुड़ेगा। 0.1 एम्पियर भी जाएगा, करंट जाएगा तो 5 डिग्री मुड़ेगा। 0.001 भी जाएगा तो भी थोड़ा सा मुड़ेगा। एकदम छोटा से छोटा करंट वो नाप लेगा। क्लियर है? नापने का मतलब डिफ्लेक्ट करके दिखाएगा करंट है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है भाई? करंट है, तुम हिल के बता दो बस। करंट नापना नहीं है, इसकी गारंटी नहीं नापने की। हमने तुमको क्या लिखा था? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। मेजर नहीं करता है, मेजर स्मॉल करंट। बहुत छोटा सा करंट नाप पाओगे, नहीं तो नहीं नाप पाओगे, क्योंकि इसके रीडिंग का जो लास्ट पॉइंट होता है दैट इज 1 एम्पियर। लास्ट 1 एम्पियर से करंट ज्यादा हो नाप ही नहीं सकता है। जैसे तुम 2 एम्पियर में तो कट से किनारे में चल जाएगा इसका कॉइल, चल जाएगा कि नहीं? तुरंत इसका स्पिंडल किनारे में चला जाएगा, फट से भाग के, बस बता देगा करंट है, दैट्स इट। आप नाप लो जैसे नापना है, एमीटर लगा लो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? गैल्वेनोमीटर का क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा भी करंट देंगे कॉइल बहुत तेजी से घूमता है इसका। तो अब अपने को पता करना है कि भाई कितना सेंसिटिव है ये। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? ध्यान सुनना, थीटा अपॉन आई। बताओ क्या डेफिनेशन होगा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सही है? 1 एम्पियर करंट देने पे कितना एंगल घूमा, इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। द डिफ्लेक्शन, ध्यान सुनो, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड by passing 1 ampere current, या by passing unit current through it। समझ में आ गया? 1 एम्पियर करंट। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे थीटा का, या थीटा बाय आई का भी डाल सकते हैं। किसका डाल दें? आई का डाल दें, तो आई एस, करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई। ठीक है, समझ में आ रहा है? थीटा क्या है? जितना एंगल वो घूमा, और आई क्या है? करंट जो उसमें हमने दिया। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दो, या यहां से निकाल के बता दो किसका वैल्यू पुट कर दिया जाए? आई का। चलो आई का कर देते हैं, के थीटा अपॉन एन बी ए। थीटा से थीटा कट गया, ये पलट के ऊपर चला गया, एन बी ए बाई
के। अब पेपर में आ जाता है कि बताओ क्या क्या फैक्टर्स है करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के। सुन लो ध्यान से, क्या क्या फैक्टर्स हैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो आप देख लो, यहीं से देख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ा करंट भी वो नाप ले, बहुत सेंसिटिव होना। तो बहुत सेंसिटिव होना किस पे डिपेंड करेगा? पहला एन पे। एन क्या होना चाहिए? लार्ज। एन क्या होना चाहिए? लार्ज कर दो एन को, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो भाई, ठीक है। दूसरा बी पे, बी भी लार्ज कर दो, बी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, समझ में आ रहा है। तीसरा और क्या बढ़ा दो आप? ए लार्ज कर दो। चौथा क्या हो गया? के को स्मॉल करो, के को क्या करो? स्मॉल करो। ये सब फैक्टर्स हैं जो सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है फॉर हाई सेंसिटिविटी। तो फिर हम बता दें, डिवाइस के सेंसिटिविटी का मतलब होता है कितना छोटा वैल्यू वो नाप सके। जैसे मेरे पास एक एमीटर है जो 0.1 नाप सकता है, एक सॉरी ये क्या नाम है, एक दूसरा है 0.01 नापने वाला। दिस इज मोर सेंसिटिव, ये ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये इतने कम करंट पे भी घूमता है, ये नहीं घूमता है, इतने तक घूमता है, इससे कम का नहीं घूमेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी यानी छोटा से छोटा वैल्यू नापना। डेफिनेशन क्या बना हमने? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, 1 एम्पियर करंट देने पे कितना एंगल वो घूम रहा है, ठीक है। अब एक आएगा इसका यूनिट, देख लो इसका यूनिट ऑफ आईएस। देखो आईएस यानी करंट सेंसिटिविटी। देखो एंगल का क्या यूनिट होता है? रेडियन। एंगल का क्या यूनिट होता है? रेडियन। और करंट का क्या होता है? पर एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर, क्लियर हो गया। अपॉन में एम्पियर है ना, तो पर एम्पियर। अगला आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको फैक्टर्स नहीं लिख के लिख दो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करंट सेंसिटिविटी के लिए क्या करोगे? ज्यादा सेंसिटिव का मतलब समझ गया ना, छोटा सा छोटा करंट पे भी मुड़ जाना। वोल्टेज सेंसिटिविटी, लो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? वही जैसे यहां पर करंट लिया तो वहां पे वोल्टेज ले लो। देखो VS, डिफ्लेक्शन बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल लगाने पे कितना डिफ्लेक्शन है, ठीक है। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर बाय यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, यहां पर यूनिट करंट था, यहां पर क्या कर लो? यूनिट वोल्टेज। क्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप आगे बढ़ा लो। V देखो VS इक्वल टू थीटा बाई V है, V इक्वल टू क्या डाल दो? IR। V इक्वल टू क्या डाल दो? IR। अब फिर I का वैल्यू वहां से डालो, इसमें एक और फैक्टर आ जाएगा, रेसिस्टेंस भी। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? इसका यूनिट होगा रेडियन पर वोल्ट। रेडियन पर वोल्ट होगा ना, रेडियन पर वोल्ट। अरे थीटा का यूनिट रेडियन, अब पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम इधर, मिटा दें, ये हो गया है इधर का। तो VS इक्वल टू हो गया थीटा अपॉन V यानी IR। फिर से आप I का वैल्यू यहां डाले थे, वहां भी डाल दो।
आई का वैल्यू क्या है, के थीटा अपॉन एन बी ए, थीटा से थीटा कट गया, ऊपर चला गया। यहां भी पूछ सकते हो मैक्सिमम सेंसिटिविटी, सेम ही फैक्टर आएगा, बस एक रेसिस्टेंस आएगा। वोल्टेज है तो एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, रेसिस्टेंस, बाकी तो सेम है, देखो मिला, सेम है ना। तो चलिए, हाई सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जितना छोटा से छोटा वैल्यू वो नाप सके। कोई सिर्फ पूछे व्हाट इज सेंसिटिविटी, कोई ऐसे पूछ दे तुमसे, तो तुम क्या बोलना, द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी डिटेक्टेड या मेजर्ड बाय यूजिंग दैट डिवाइस। हम कौन से डिवाइस के नाम नहीं दिए, जैसे अब हम नाम ले, मान लो कोई बोले एमीटर का सेंसिटिविटी, तो जो छोटा से छोटा करंट को नाप सके, बिकॉज एमीटर करंट नापता है। कोई पूछे वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी, तो छोटा से छोटा वोल्टेज जो नाप सके। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, जो छोटा से छोटा वैल्यू वो पोटेंशियल नाप सके। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, या ईएमएफ नाप सके वहां पे। चलिए, तो आपको गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा दिया, सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार हम बता दें समरी, एक बार ध्यान से सुन ले, समरी सुन लेते हैं हम लोग। देखो, ये आपने अभी गैल्वेनोमीटर पढ़ा, ये पूरे गैल्वेनोमीटर को हम जी से दिखा दे रहे हैं, याद रखो, मतलब कॉइल गील सब। गैल्वेनोमीटर में रेसिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में कॉपर का कॉइल बनाया ना, ऐसे लंबा सा, तुमने अभी देखा था कि एक करंट ऐसा घूम के ऐसा, फिर ऐसे 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 फिर यहां गया था, राइट। तो जब इतना लंबा तार है तो हर चीज का इस दुनिया में रेसिस्टेंस है। इतने लंबे वायर का रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मान लो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस जी है, ठीक है। अब क्या होगा थोड़ा समझना, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा करंट हमने दे दिया, तो जाएगा इस कॉइल को जला देगा। कॉइल जलती है ना, मोटर की कॉइल जलती है, सबकी कॉइल जलती है भाई। तो जल जाने का मतलब तुमको पता ही है कैसे कॉइल जलता है, तो कॉइल जल जाएगा। अब इसको बचाने की बात आई, इसको बचाया कैसे जाए। देखो, गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका तो औकात फिक्स है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के बाद तो कांटा तोड़ के घूमेगा नहीं। तुम ज्यादा करंट देके करोगे क्या, उसको कोई फायदा है देके, नहीं। तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया, बोला कि यहां पर पैरेलल में एक हम लोग लो रेसिस्टेंस लगा देते, लो, मतलब मान लो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 1 एम्पियर है, सॉरी 1 ओम है, 10 ओम मान लेते, एक नहीं, तो इधर लगा देंगे 0.1 ओम। और तुम करंट का नेचर जानते हो, या ओम्स लॉ जानते हो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, जिधर रेसिस्टेंस कम उधर करंट ज्यादा, ये ओम्स लॉ है भाई। क्या कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, सबको पता है। अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज्यादा। अब मान लो करंट ज्यादा आया, तो करंट का मैक्सिमम पार्ट इधर से निकल जाएगा और थोड़ा सा करंट इसमें जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल कभी जलेगा नहीं। समझ में आ गया, तो आइडिया लगाया गया, इसीलिए संट लगाया गया था। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे संट लगाया जाता तो सेंसिटिविटी खराब हो जाती है इसकी, याद रखना। संट लगाने से सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब सेंसिटिविटी खराब हो गया तो इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर नहीं बोल रहे, अब इसको हम एम मीटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एम मीटर। तो याद रखना एम मीटर क्या है, तो एम मीटर एक डिवाइस है जिस गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। कैसे बनता है, अगर गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस जोड़ दिया जाए, देन इट विल बिकम एम मीटर। बहुत अच्छा है, देखो कितना दिमाग लगाए। हम तो अभी थोड़ी देर पहले सिखा रहे थे कि गैल्वेनोमीटर में क्या खास बात है, बहुत हाई सेंसिटिव है। थोड़ा सा करंट लेके लंबा दौड़ जाता है, टक से घूम गया, तो एकदम स्मॉल करंट भी वो नाप सकता है। दैट इज हम उसको डिटेक्शन का काम दे दिए। एम मीटर में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा करंट में थोड़ा सा घूमेगा भाई, ज्यादा नहीं घूमता, वो धीरे 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 घूमता है। तो उसका सेंसिटिविटी घटा कैसे, ये सवाल उत्पन्न हुआ। ये देखो घटा दिया हमने, तो सेंसिटिविटी घट जाएगी। अगर आप ये रेसिस्टेंस जोड़ोगे, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो इसको अब एम मीटर का नाम देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एम मीटर। दिस इज नॉट गैल्वेनोमीटर। तो ये मत सोचना कि गैल्वेनोमीटर में पैरेलल जोड़ दिया गया होगा, नहीं, गैल्वेनोमीटर जैसा था वैसा ही रखो। समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा करंट देते भी नहीं है। गैल्वेनोमीटर को बड़ा सेफ्टी से यूज किया जाता है, अगर ज्यादा करंट दोगे तो जल ही जाएगा। एम मीटर को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा संट लगा है प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर हो गया, चलिए। तो संट क्या है आपको समझ में आ गया, ये संट है। संट नाम थोड़ा अलग है, इसलिए बहुत लोग पूछ लेता है व्हाट इज संट। तो संट क्या है, तो संट इज ए लो रेसिस्टेंस। लो रेसिस्टेंस, लो क्यों, ये भी समझ गया, क्योंकि अगर रेसिस्टेंस कम रहेगा तभी उसमें से करंट ज्यादा जाएगा, नहीं तो करंट नहीं जाएगा, इधर से ही जाएगा फिर। ठीक है, ये इससे बहुत कम रहना चाहिए, जितना कम रखोगे करंट उतना ज्यादा हिस्सा चला जाएगा उसमें। तो संट एक लो रेसिस्टेंस है,
जो कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि गैल्वेनोमीटर के कॉइल से ज्यादा करंट पास नहीं हो, वो डैमेज होने से बच जाए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट, ऐसा बोलते हैं। इसका सिंबल भी एस लिखते हैं। इसका रेसिस्टेंस क्या लिखते हैं? एस। मान लो एस इज द रेसिस्टेंस ऑफ शंट। तो शंट क्या हो गया? शंट क्या हो गया? तो लिख लो डेफिनेशन। शंट क्या है? शंट इज ए लो रेसिस्टेंस। शंट एक लो रेसिस्टेंस होता है कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द connected in parallel with galvanometer or ammeter to protect it, to protect the coil of it, to protect the coil of it from a strong current. हाई करंट से बचाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? कैसे? तो ये भी देख लो। यहां से करंट आई गया, ध्यान से समझना। यहां से करंट आई गया तो करंट यहां पर डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल है तो होगा कि नहीं होगा? पैरेलल में करंट क्या होता है? डिवाइड। इधर से करंट जाने वाले को हम IG मान लिए और इधर जो करंट जा रहा है उसको क्या मान लिया? IS। फिर ये दोनों मिलके आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर S जो है वो रेसिस्टेंस ऑफ शंट है। G जो है वो क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। IS है करंट थ्रू शंट। IG जो है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कितनी बातें समझ गई? चलो अब ये सवाल है कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो जब स्ट्रॉन्ग करंट, सुन लो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ शंट प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैसे गैल्वेनोमीटर के कॉइल को शंट बचाता है? तो बहुत सिंपल सा जवाब है। क्या जवाब है? कि जब कभी स्ट्रॉन्ग करंट पास होगा ज्यादा, तो उस करंट का मैक्सिमम पार्ट शंट से निकल जाएगा। क्यों? बिकॉज लो रेसिस्टेंस है उसका। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जिसका रेसिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर है? तो आप इस बात को यहां लिख लीजिए आंसर में। हाउ शंट प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। लिखो, व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट इज पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, when a strong current is passes through galvanometer, the maximum part of current passes through low resistance shunt, then only a small portion of current passes through the coil of galvanometer. Only the small portion of current passes through the coil of galvanometer.
hence shunt keep galvanometer और ammeter safe. galvanometer और ammeter safe, उसको सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है. चलिए, कितनी बातें समझ में आ गई. अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं. देखिए ये क्लियर हो गया. अब देखो इसका डेरिवेशन जितने भी करने हैं, हम तुमको 2 लाइन बताएंगे, 2 की लाइन बताएंगे, उसी से पूरे डेरिवेशन हो जाएंगे. मेरी बात को प्रेम से सुनना है. ये सब नोट कर लिया ना आपने, जितना बोर्ड पे लिखा है. तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं. देखिए आपको 2 लॉ लगाने यहाँ पे, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स का करंट लॉ. देखो इधर, यहाँ पे किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ लगाइए. क्या बोलता है किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सबने पढ़ा है? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो अप्लाई केसीएल लगाइए इस जगह पे. तो इनकमिंग करंट कौन है? आई, और आउटगोइंग कौन कौन है? आईएस प्लस आईजी. और ऐसे भी समझ रहा है, यहां से आई आया और ये दोनों गए आगे, तो ये दोनों प्लस करके इसके बराबर होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. प्रेम से देखना. अब किरचॉफ्स का वो लॉ लगाओ, लूप लॉ. लूप लॉ क्या बोलता है कि किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज का सम क्या होगा? 0. तो देखो ध्यान से सुना, यहां से करंट कितना जा रहा? आईएस. चलो ऐसे घूमते हैं. तो लूप लॉ लगाओ इन दिस लूप. इस लूप में आप लूप लॉ लगाइए. एक ही लूप तो है. देखो इसमें रेसिस्टेंस कितना है? एस. करंट कितना है? आईएस. तो एस इंटू आईएस, करंट इंटू रेसिस्टेंस. ठीक है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ. ये देखो ये उल्टा है, तो क्या लोगे? माइनस. दिख रहा है ये उल्टा है. करंट किरचॉफ्स लॉ सबको आता है ना? क्या होता है? करंट इंटू रेसिस्टेंस करते जाते हैं, याद है? और करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है तो प्लस, और उल्टा है तो माइनस. तो ऐसे आएंगे. तो देखो इसमें करंट और रेसिस्टेंस ये है, तो G इंटू आई जी. और ये माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे आ रहे हैं. समझा? हम ऐसे लूप में चले हैं, ऐसे. इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए, अगर मान लो ये समझ में नहीं आए तो हर चीज का दूसरा उपाय बता दे रहे हैं. मान लो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही, तो उसको दूसरे एंगल से कैसे देखेगा? ये पैरेलल है, और सबने पढ़ा है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. पढ़े हो ना? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. अब देखो रेसिस्टेंस इंटू करंट क्या होगा? वोल्टेज. इसका रेसिस्टेंस इंटू करंट इसका वोल्टेज होगा, और इसका भी रेसिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज होगा. दोनों पैरेलल में, तो वोल्टेज क्या होगा? सेम. ये इक्वेशन 2. अब देखिए यहां से क्या क्या चीज आपसे पेपर में पूछा जाता है. देखो पहला पूछता है वैल्यू ऑफ शंट. कितना शंट लगाए, यानी तुमको यहां से एस निकालना है. ओके. फिर पूछा जाता करंट थ्रू शंट. बताओ शंट से कितना करंट गया, यानी आईएस निकालना है. फिर पूछा जाता करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी आईजी. सब इसी 2 इक्वेशन पे खेलना है अपने को. इतना आसान है. देखो बहुत आसान है ये 2 इक्वेशन आप समझ जाइए. बाकी का डेरिवेशन खुद कर सकते हैं, हम दिखाते हैं तुमको हम दिखाते हैं. ध्यान से देखो, सब लोग एकदम प्रेम से देखना. देखो बच्चों इधर ध्यान से. अब क्या बोल रहा है ये? हम लोग को मान लो निकालना है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. वी वांट टू कैलकुलेट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर से करंट. सुन लो, करंट थ्रू गैल्वेनो. आईजी निकालना है, तो आईजी निकालना है तो आईएस को गायब करो. तो 2 करंट है यहाँ पे, आईएस आईजी. तो एक को निकालेंगे, दूसरे को हटाएंगे. तो आप यहां से आईएस का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो. आईएस खत्म, आईजी निकल जाएगा. समझा? फिर से समझ लो. आईजी निकालना है तुमको, तो किसको हटा दो? आईजी को तो नहीं हटा सकते ना, वही निकालना है. तो आईएस को, तो आईएस को कैसे हटा दो? यहां से वैल्यू निकाल लो. तो आईएस का वैल्यू हो जाएगा, देख लो यहां से, ये इधर माइनस हो जाएगा. प्रेम से देखना, आई माइनस आई जी, और इसको पुट कर दो सेकंड में. चलो यहां पुट कर दो एस, और इसके जगह आई माइनस आई जी. अब यहां से आई जी वाले को एक तरफ कर लो, अंदर एस ले लो. एस इंटू आई माइनस एस इंटू आई जी इक्वल टू जी आई जी. इसको उधर ले लो, इसको छोड़ दो. आई इंटू एस लिखो, ऐसा ही अच्छा लग रहा है. आईजी कॉमन और सवाल बन गया. देख लो, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी ऐसा आ गया. देखो एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई. सही है? इसको ऐसे लिख सकते ना,
ये अच्छा है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस पूरा एक साथ, ये करंट जा रहा है। अब देखो देखो इधर इधर ध्यान दो रे, ये इट इज वेरी स्मॉल। कोई बोला कैसे साबित करोगे, तो तुम बताओ। देखो एस बहुत छोटा है, एस का नाम ही है लो रेसिस्टेंस, यानी ये छोटा। अगर एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, छोटा। समझ में आ गया, तो सो इट इज वेरी स्मॉल। यहां समझ में आ रहा है ना, आई जी इज स्मॉल। क्यों स्मॉल है, क्योंकि इसका न्यूमिरेटर छोटा है। क्लियर हो गया। अब तुमसे कोई बोला करंट थ्रू शंट, करंट थ्रू शंट, तुम खुद से आई थिंक कर लोगे अब कि नहीं कर लोगे। शंट के करंट मतलब क्या निकालना, आई एस, तो किसको गायब करो, आई जी को। तो यहां से पहले आई जी का वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम 1 से आई जी का वैल्यू निकाल लो। कितना आएगा आई जी, ये इधर माइनस हो जाएगा, आई माइनस आई एस, और इसको पुट कर दो किधर में, सेकेंड में। क्या पुट कर दो, सेकेंड में। देखो ध्यान से, तो आई एस इंटू आई एस को छोड़ दो, यहां पर डाल दो जी आई जी, आई जी की जगह पर आई माइनस आई एस अंदर कर दो। अब इसको आप इधर ला लीजिए, ये दोनों एक तरफ, आई एस कॉमन, और बन गया जी अपॉन जी प्लस एस। देखो कितना आसान है इसको याद करना। देखो तो जब आई जी पूछ रहा है, देखो जब आई जी पूछ रहा है, ध्यान सुनना, जब आई जी पूछ रहा है तो यहाँ एस है, उल्टा है। गैल्वेनोमीटर तो यहाँ शंट अपॉन टोटल इंटू करंट। यहाँ पे देखो जब शंट पूछ रहा है तो गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल इंटू करंट, सेम टू सेम है। अब देखो जी ज्यादा है ना, जी अरे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस शंट से क्या है, ज्यादा है, तो ये ऊपर वाला ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा, आई एस का ज्यादा, यानी आई एस ज्यादा है। चलिए अब आपको एस निकालना है, शंट। क्या निकालना है, शंट। चलिए निकाल के दिखाइए आप लोग। बच्चों आप यहां से एस का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, आई को गायब कर देना, आई जी आई एस को गायब करना, सॉरी, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, इतना आना चाहिए। करिए फटाक से। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, अभी आपको शंट का वैल्यू निकालना है। शंट निकालना है तो दो एस एस तो नहीं हो सकता, किसको गायब करो, आई एस को। आई एस का वैल्यू निकाल लो, यहां से इसमें डाल दो, कर लोगे। वहां से एस निकालना है, क्या निकालना है, एस। चाहो तो तुम यहीं से निकाल लोगे। देखो देखो ये देखो यहां से, देखो बच्चों इधर ध्यान दो, ऐसा कहीं आया था मेरे को याद है, ये मिल गया। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और उसको देखो, बन गया। देखो भैया ये अपॉन में चला गया, थोड़ा तो दिमाग लगा लो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ शंट आप निकाल लीजिए, वैल्यू ऑफ शंट इधर तीसरे में, ये दो लाइन छाप लोगे और फिर ये डिवाइड कर देना आ जाएगा। क्लियर है, वैल्यू ऑफ शंट। चलिए अब हमारा हेडिंग लगाइए, यूजेस ऑफ शंट। ये शंट का क्या इस्तेमाल है, तो शंट का इस्तेमाल समझ में आ गया। एक सेंसिटिविटी ये घटा देगा, गैल्वेनोमीटर का कॉइल को प्रोटेक्ट कर देगा। दो काम है इसका, सेंसिटिविटी कम करेगा लेकिन सेंसिटिविटी घटा देगा। चलिए ध्यान से सुनो, शंट का पहला इस्तेमाल, शंट का पहला इस्तेमाल है प्रोटेक्ट करना। शॉर्ट में बता रहा है, अभी लिखवाएंगे, रुक जाओ। प्रोटेक्ट करना, गैल्वेनोमीटर को हाई करंट नहीं जाने देगा, बचा देगा। उसके बाद दूसरा काम है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। अभी हम बोले थे कि जब गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में शंट लगा दिया जाए तो इसको एमीटर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ये भी सुन लो, क्यों बोल सकते हैं ये भी सुन लो। उसका सेंसिटिविटी क्या हो गया बच्चों, घट गया। उसका रेंज जो बढ़ गया, रेंज बढ़ गया। अरे सर ये क्या है, अरे भाई अभी समझाए थे, 20 बार क्यों पागल कर रहे हो। पहले क्या होता था, 1 एम्पियर में इतना घूम जाता था, अब नहीं घूमेगा। अब उसका इतने दूर घूमते घूमते 50 एम्पियर करंट नाप दे, 1 एम्पियर में इतना घूमा, 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं रेंज बढ़ना। पहले नाप रहा था 0 से 1, रेंज तो समझता है ना। एमीटर गैल्वेनोमीटर 0 to 1 एम्पियर और एमीटर 0 to 20 एम्पियर, तो ये रेंज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। कैसे बढ़ा, सेंसिटिविटी घटने की वजह से। कैसे बढ़ा, पहले ज्यादा सेंसिटिव था, थोड़ा सा करंट में ज्यादा मुड़ता था। व्हाट इज सेंसिटिविटी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बाय पासिंग 1 एम्पियर, एंड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग 1 एम्पियर। 1 एम्पियर देने पे जितना डिफ्लेक्शन, पहले ज्यादा डिफ्लेक्शन था, अब डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। जैसे डिफ्लेक्शन कम होगा तो भाई इसका रेंज बढ़ेगा। समझ में आ गया, 3 इस्तेमाल है, बस 3 ही है। लिखो यूजेज ऑफ शंट, लिखो। पहला लिखा है इट प्रोटेक्ट द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट।
It protect the coil of galvanometer from high current. अगला, शंट इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. शंट इज यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. शंट का इस्तेमाल होता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए. अगला, इट डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी. इट डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी of galvanometer and increases the range of ammeter. ये बात पक्का हो गया कि एमीटर इज लेस सेंसिटिव देन गैल्वेनोमीटर. ये पक्का हो गया ना, एमीटर कम सेंसिटिव है, रेंज ज्यादा है, सेंसिटिविटी कम है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट हेडिंग एमीटर ही है अपना, एमीटर. चलो मिटा दें. बहुत आसान अब लगेगा तुमको आगे, बहुत इजी है. शंट ही मेन है, इसके बाद सब इजी है. क्यों? क्योंकि डायग्राम देखो कैसा बनेगा एमीटर का. गैल्वेनोमीटर बना दो सेम टू सेम, एक पैरेलल में शंट लगा दो, हो गया एमीटर. चलिए, तो आगे अब हेडिंग लगाइए एमीटर. तो एमीटर सबने पढ़ा होगा. एमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है जो करंट नापता है. सुनना, बहुत प्यार से सुनना. कैसा हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे. गैल्वेनोमीटर जैसा व्यवस्था बनाओ सेम टू सेम, उसके कॉइल के पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस लगा दो. अब एक बात हम जो बताएंगे ध्यान सुनना. तुमने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी होता है. क्या प्रॉपर्टी होता है कि मान लो 1 ओम है और यहां पर 10 ओम है. अगर 1 और 10 पैरेलल में लगाए हैं तो टोटल रेसिस्टेंस 1 से भी कम आएगा. ये बात जानते हो? पैरेलल में क्या खास बात है कि जितने रेसिस्टेंस तुम जोड़ोगे जो टोटल आएगा. अच्छा, तुमने ये तो पढ़ा होगा ना पैरेलल में रेसिस्टेंस घट जाता है. तो घटने का क्या मतलब है? 10 और 1 दोनों से छोटा आएगा. यही घटने का मतलब है. मतलब पैरेलल में बड़ा अच्छा यूनिक प्रॉपर्टी है कि पैरेलल में जो सबसे छोटा वाला है उससे भी छोटा आंसर आएगा. कोई मेरी बात मान नहीं रहा, मुंह बना के देख रहे हैं बेवकूफ जैसे, तो हम निकाल दे रहे हैं. देखो पैरेलल में टोटल कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं. प्रोडक्ट अपॉन सम 1 into 10 अपॉन में 1 + 10, यानी 10/11. 10/11 0.9 आ गया. देखो टोटल जो आया दोनों से कम आया. अब सोचो एमीटर की कहानी. एमीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम, थोड़ा समझना. इसका रेसिस्टेंस हाई है और इसका रेसिस्टेंस लो है, तो मिला करके क्या आएगा? लो आएगा कि हाई आएगा? लो. बस, तो कहानी समझ गया तुमको, बहुत अच्छा. चलो फिर, तो एमीटर इज ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस, याद रखना. और एक और बात याद रखो, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है. आइडियल तो इस दुनिया में कुछ है नहीं. आइडियल तो है नहीं, बट पढ़ाया जाता है. जैसे भगवान राम जैसा बनो बोलते हैं, बट है कोई राम जैसा नहीं. तो आइडियल एमीटर, ध्यान सुनो, आइडियल एमीटर कोई है नहीं बट बताया जाता है. एमीटर का रेसिस्टेंस लो होना चाहिए. आइडियल रहता तो कितना होता? 0 होता. अच्छा, होगा तो नहीं. आइडियल एमीटर हैज 0 रेसिस्टेंस. लो में सबसे कम, लो में सबसे कम 0 ही होता है ना. सुनो, तो एमीटर क्या हो गया? ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस. ए लो रेसिस्टेंस डिवाइस एक कम रेसिस्टेंस का डिवाइस है जो किस काम में आता है? करंट को मेजर करने में. यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के काम आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमीटर. कैसे बनाते हैं भाई, कैसे बनाते हैं? 10 रुपए की बात तो यही है. कैसे गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाते हैं, ये सवाल होता है.
तो एक पैरेलल शंट जोड़ दो। देखो galvanometer is converted into ammeter by connecting a shunt resistance in parallel to the coil of galvanometer। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस जोड़ के अभी बनाए थे डायग्राम हमने। यह हो गया गैल्वेनोमीटर, यहाँ पैरेलल में एक रो रेसिस्टेंस जोड़ दो एस बोल के, ये हो गया, ये पूरा एमीटर हो गया। क्लियर हो गया? एमीटर का यही डायग्राम बनाना है। चलिए अब कोई पूछे आपसे, ध्यान सुन लो, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा इफेक्टिव, सब चीज आना चाहिए निकालने। इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर, या इक्विवेलेंट बोलते हो। सुनो देखो, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, कैसे निकलेगा टोटल, कोई बच्चा भी बता देगा। दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, ये टोटल है, यही है टोटल एमीटर का टोटल रेसिस्टेंस, और ये कम आएगा। ठीक है, चलिए आइडियल का 0 होता है, इतनी बातें क्लियर हो गई। शंट का वैल्यू कितना होगा हम अभी निकाल के दिए थे, वैल्यू ऑफ शंट। तुमको कितने का ये लगाना है, कोई पूछेगा ना हमको कितना पता, कैसे पता, तो भाई तुम लिख लो शंट का कैसे पता चलेगा, आई जी अपॉन, अभी निकाला तुमने, आई माइनस आई जी इंटू जी। सुन लो कैसे पता चलेगा, टोटल करंट कितना देना है तुम डिसाइड कर लो। भाई हम जिसके लिए एमीटर बना रहे हैं, हम एक जनरेटर के लिए बना रहे हैं, तो जनरेटर भाई कितना करंट बना सकती है, 50-100, तो कुछ तो आइडिया होगा ना, थोड़ा कम ज्यादा चलता है। तो मान लो हमको आइडिया लगाना है 100 एम्पियर करंट, ओके। तुम्हारा जो कॉइल बना है कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है, आईजी, आईजी मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। मान लो मेरा जो कॉइल बना जैसे पंखा है, सबको पता है, बनाने वाले को पता रहता है कितना करंट तक ये झेल जाएगा, उससे ज्यादा में जल जाएगा। लोग बोलते हैं अरे ज्यादा करंट मत दो जल जाएगी, तो जो करंट है तुम पता कर लो भाई, वो तो पता चल जाएगा। वो सब वैल्यू को रख, जी गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस रख करके तुम क्या डिसाइड कर सकते हो कितने का शंट लगाना है। ये बिल्कुल मत समझना कि सब में एक ही शंट लग जाएगा, सब में अलग अलग शंट लगेगा, और शंट के हिसाब से रेंज होगा। जैसे कोई एम्पियर, कोई एमीटर 0 से 10 नाप रहा है, कोई 0 से 20 नाप रहा, कोई 0 से 50 नाप रहा, तो ये सब किस पे डिसाइड हो रहा है, शंट का पूरा खेला है। किसका खेला है, शंट। तो कितना रेंज बढ़ेगा वो शंट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो वो चीज यहां से, जैसे मान लो हमको 100 एम्पियर करंट नापना है, हमको 200 नापना है, हमको 500 नापना है, तो यहां रख दो 500 और कैलकुलेट करो वैल्यू, रख लगा दो शंट जितना आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इस शंट को बदल बदल के हम लोग रेंज चेंज कर सकते हैं मीटर का। क्लियर कर लिया सबने? चलिए अगला है वोल्ट मीटर, खत्म करते हैं इसको, मिटा दें, ये हो गया। किस्मत की दो वोल्ट मीटर, ध्यान दो इधर, वोल्ट मीटर पढ़ लेते बच्चों, फटाफट खत्म करते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। तुम सोचना क्यों, देखो हम बता रहे हैं। तो ये है गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस जोड़ना है। अब बताओ, कोई भी बच्चा बता दे, इसको शंट मत बोल देना, दिस इज नॉट शंट। इसके सीरीज में, अब बताओ, सीरीज में कोई चीज को जोड़ोगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना। इसका पहले से रेसिस्टेंस था, और जोड़ रहे हो तुम, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, ये पूरा वोल्ट मीटर बन गया, वो हाई होगा। कितना होगा, G प्लस R होगा कि नहीं होगा? तो वोल्ट, अच्छा तुमको ये ना बचपन में 10th में पढ़ाया गया, देखो हम एक आइडिया याद दिलाते हैं। 10th में बच्चों को बताया जाता है कि कभी भी वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, याद है? 10th में सिखाया जाता है। और एम मीटर को कहां जोड़ते हैं, सीरीज में। देखे होगे आपने ऐसा,
एम मीटर को सीरीज में जोड़ते हैं लेकिन वोल्ट मीटर को पैरेलल में। क्यों? जवाब यहां दिया जाता है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई है इसलिए पैरेलल में जोड़ो, और एम मीटर का रेसिस्टेंस क्या है? लो है, इसलिए सीरीज में आप जोड़ सकते हो। क्लियर है? क्यों ज्यादा हाफ कम है तुमको अब समझ गया, क्योंकि एम मीटर में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से रेसिस्टेंस घट जाता है, राइट। इसमें क्या है, वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा है, दिस इज रेसिस्टेंस नॉट शंट, तो इससे रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन से बढ़ गया। क्लियर है इतनी बातें? तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस एम मीटर से बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ नहीं करता, ईएमएफ कौन करता है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, द डिवाइस नहीं, हाई रेसिस्टेंस डिवाइस, a high resistance device used to measure potential difference between 2 points। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने का काम आता है, इट्स कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिख लो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? यही पूछा जाता है पेपर में, कैसे बदलते हैं? गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई resistance in series with the coil of galvanometer। गैल्वेनोमीटर के कॉइल के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस जोड़ो। देखो शंट लो था, ये हाई है। ठीक है, अगला पॉइंट, रेसिस्टेंस ऑफ, तुम सोच के बता सकते हो कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा? रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज, कोई बोल रहा है? तो एम मीटर का रेसिस्टेंस कम था तो कम 0 हुआ, इसका ज्यादा होता था, ज्यादा का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होता है? सोचो, इंफिनिटी, बराबर इंफिनिटी। ये एक मार्क में आता है बहुत बार, आइडियल एम मीटर का रेसिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट, ओके, बस और क्या है? कुछ नहीं, इसमें सब बता ही दिया मुझे। इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये क्या लिखा हुआ है? आर इफेक्टिव, जी प्लस आर हाई है। ये आर कितने का होगा? मान लो कोई पूछा आर कितने का होगा, तो आर निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल लोगे। देखो करंट का फॉर्मूला, देखो यहां से करंट जा रहा है आई जी, इसमें तो करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट इक्वल टू क्या होगा? वोल्टेज, मान लो वी वोल्टेज है, अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना है? जी प्लस आर। अब आप यहां से क्या करो, आर निकाल लो बच्चों, क्रॉस ग्रीस करके, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर, वी बाई आई जी माइनस जी। देख लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, मतलब कितना रेसिस्टेंस। ये बड़ा डाउटफुल सवाल होता है कि सर हम, आपने बोला हाई रेसिस्टेंस कितना, 10, 5, 50, 100, मतलब ये तेरे पे डिसाइड है। कैसे? तुमको कितना वोल्ट नापना है ये सोच लो पहले, इसके पहले हमने तुमको बताया था तुमको कितना करंट नापना है ये सोच लो। एम मीटर में एक बच्चा ने, एक कंपनी वाला आया, बोला मेरे को 100 एम्पियर करंट नापने वाला है, मीटर बना के दो। तो वो फार्मूला लगाएगा, आई की जगह 100 रखेगा और निकाल लेगा शंट कितना लगाना है। बताया ना फार्मूला शंट का, कि नहीं बताए? शंट का क्या फार्मूला बताए? बताइए, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो हमने बोला 100 एम्पियर नापना है, तो वो 100 एम्पियर में यहां रखेगा और कैलकुलेट कर लेगा। ओके, अब किसी ने बोला एक वोल्ट मीटर बना, 250 वोल्टेज नापना चाहिए। कितना नापना चाहिए? 250 तक नापना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो उड़ जाएगा, नहीं नापेगा भाई, पहले जान जाओ। तो 250 यहां रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस जी, और फिर ये सब कैलकुलेट करो। जी वगैरह ये तो तुम खुद बनाओगे ना गैल्वेनोमीटर का, तो ये कैलकुलेट करो, जितना रेसिस्टेंस आ लगा दो। कोई बोला 500 वोल्टेज तक का दे, तो 500 रख के हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो ये खत्म। ओके, ये चैप्टर हो गया खत्म बच्चों। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर आप एक बोलोगे तो 1-2 दिन बना लेंगे हम लोग। उसके बाद चले जाएंगे मटेरियल मैग्नेटिज्म में। मटेरियल मैग्नेटिज्म बहुत आसान है, ओनली थ्योरी, कथा कहानी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई तो ये चैप्टर बहुत आसान है।
और मटेरियल मैग्नेटिज्म तो अति सरल है, पूछो ही मत, इससे भी ज्यादा सरल। तो ये चैप्टर आपको ज्यादा भारी नहीं लगा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स थोड़ा है टफ, बाकी सब इजी है फिजिक्स में, याद रखो। फिर वेव ऑप्टिक्स है थोड़ा, और एसी करंट है। तो 3-4 चैप्टर ही फिजिक्स में जो थोड़ा डेरिवेशन वाले हैं, नहीं तो बाकी पूरा कथा कहानी ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, 9 बजे छुट्टी दे दो मेरे को। है छुट्टी है क्या स्कूल की? अच्छा है फिर तो। क्यों छुट्टी है? अच्छा, बकरा वाला। पता नहीं मेरे को यार, ईद है तो हम भी छुट्टी देते थे, तुम लोग बताएंगे पहले से। ये ऑनलाइन के चक्कर में ना सब छुट्टी उट्टी हम लोग की ऐसी तैसी हो गई, घुस गई अंदर। कोई त्योहार ना पता चलता है ना कुछ। अभी हम दशहरा को छुट्टी दिए थे, तुम एक बात सोचो, दशहरा को हमने छुट्टी दिया था,